नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणित कक्षा 8 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार आप इस गणित के प्रथम चैप्टर अध्याय 1 परमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स, तो इस अध्याय के चौथे वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं, यहाँ पर लिखा है प्रयास कीजिए और उदाहरण 3 और प्रश्नावली 1.1 के आज हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रयास कीजिए में वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरकता के उपयोग से हमें इस प्रश्न को समझना है। पहला भाग दिया है और यहाँ पर ये दूसरा भाग दिया है, तो आप इसको देख के ही स्पष्ट समझ सकते हैं कि अभी जो हमने वितरकता आपके लिए यहाँ पर बताया था, आप देखेंगे योग और व्यवकलन पर गुणन की वितरकता यानी कि AB प्लस AC, अगर इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया है तो हम कॉमन लेकर के इसको ऐसा बना सकते हैं, और अगर ऐसा दिया जाता है तो हम ऐसा बना सकते हैं। तो आपने स्पष्ट समझ लिया यहाँ पर। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले भाग में जो दिया गया है कि 7/5 गुणा -3/12 प्लस 7/5 गुणा 5/12, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणन में और योग के लिए जो हमें वितरकता दी गई है यानी कि AB प्लस BC, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में 7/5 कॉमन है। जब कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा -3/12 प्लस और यहाँ बचेगा 5/12। तो अब आगे इसे जब हम सरल करेंगे तो 7/5 इंटू, तो एलसीएम 12 आएगा, तो 12 एकम 12 -3 एकम 3 प्लस 12 एकम 12 5 एकम 5। आगे सरल करेंगे तो 7/5 और 5 में से 3 माइनस किया तो 2/12 है। तो कितना आ गया? अब हम इनका गुणा कर देंगे। 7/5 गुणा 1/6, तो 7 एकम 7 और 6 पंचे 30, तो कितना आ गया? 7/30। यानी कि इस प्रकार से हमने पहले भाग को हल किया। अब हम दूसरे भाग में देखते हैं। दूसरा भाग हमें दिया गया है कि 9/16 गुणा 4/12 प्लस 9/16 गुणा -3/9, यानी इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योग और गुणन के लिए वितरकता जो लगी हुई है, तो इसमें देखते हैं कि 9/16 दोनों के पास है। तो हम क्या करेंगे कि 9/16 को हमने बाहर लिया, तो यहाँ से बचा 4/12 प्लस और यहाँ से बचा -3/9। अब आगे हम सरल करेंगे तो 9/16, तो ये हो जाएगा 4/12 और कोष्ठक के बाहर प्लस लगा है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा -3/9। तो 9/16 और एलसीएम आपका आ गया 12 और 9 का एलसीएम 36। तो अब 12 तिहाई 36 और 3 चौके 12 -9 चौके 36 4 ती 12। तो अब आप इसे सरल करेंगे तो देखेंगे, तो इसे आप समझेंगे कि 9/16 इंटू 12 में से 12 गया 0, 0/36, तो 36 का भाग जब हम 0 में देंगे तो 0 आएगा और 0 का गुणा करेंगे तो हमें अंत में 0 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने इस दूसरे भाग को हल किया। अब आगे हम देखते हैं। अब उदाहरण 3 में कहा गया है ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। हमें यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको आप किस प्रकार से सरल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर ये लगा हुआ है, लेकिन आप कॉपी में कैसे हल करेंगे इसे देखते हैं। अब उदाहरण तीसरा हम देखते हैं। यहाँ पर हमें ये उदाहरण दिया गया है, हमें इसे सरल करना है। तो सबसे पहले आप इस पर गौर करें कि यहाँ पर 2/5 गुणा -3/7, यानी कि आपका एक भाग इतना हो गया। इसके बाद -1/14 एक भाग ए हो गया। फिर दिया है -3/7 गुणा 3/5। तो आप गौर करें कि यहाँ पर गुणा में 3/7 है और यहाँ पर गुणा में भी 3/7 है।
तो क्यों ना हम 3/7 इस वाले को और इस वाले को एक साथ कर दें और -14 को हम एक तरफ कर दें, यानी कि इसमें हम क्रम विनिमय का नियम लगा दें। जैसे कि आप यहाँ पर समझेंगे, देखो माइनस आपका 2/5 गुणा -3/7, फिर -3/7 गुणा 3/5 और -1/14, यानी ये इसमें क्रम विनिमयता आपने लगा दी। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसको एक बार प्लस के यानी गुणा प्लस के रूप में लिख लें, यानी 2/5 गुणा -3/7 प्लस और -3/7 गुणा 3/5 और -1/14। अब आगे जब इसे सरल करेंगे तो 3/7 कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, वितरकता नियम लगा रहे हैं। तो -3/7 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2/5 प्लस जे आपका आएगा 3/5 और -1/14 हम इसको लिख ही रहे हैं। अब आगे सरल करेंगे तो -3/7 इंटू, अब एलसीएम 5 आ गया तो 2 + 3 और -1/14। आगे सरल किया तो -3/7 गुणा 3 2 5 5/5 -1/14। अब 3/7, अब ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया और -1/14 गुणा किया तो -3/7 -1/14। अब इन दोनों का एलसीएम 14 आया, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, -6 और -1, तो ये हो गया -6 -1 -7/14। जब इसको सरल किया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, -1/2, तो हमें इसका उत्तर कितना प्राप्त हो गया, -1/2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप इस उदाहरण 3 को सरल करेंगे। अब आगे हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें हमें यहाँ पर 2 प्रश्न केवल मात्र दिए गए हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म अर्थात गुण का नाम लिखना है। किसके अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत। और इसमें हमें कितने भाग दिए गए हैं, 3 भाग दिए गए हैं। तो इसे हमें हल नहीं करना है, सरल नहीं करना है, केवल हमें बताना है कि गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम। यानी यहाँ पर हमें जिस प्रकार से यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, मात्र हमें केवल इतना बताना है। तो देखो हम इनका किस प्रकार से उत्तर देंगे। तो प्रश्न पहले का हल में आप जो पहला भाग देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमें दिया गया है। देखो ध्यान देंगे, -4/5 में हमने 1 का गुणा किया, यानी इसमें 1 का गुणा किया। अब इधर से हम उसी 4/5 में 1 का इधर से, यानी अभी हमने इसमें 1 का गुणा किया और 1 में इसका गुणा किया, तो हमें उत्तर क्या मिला, -4/5। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि 1 का गुणा किसी में करो या 1 में किसी का करो तो हमें वही प्राप्त होता है। तो इसका जो गुणधर्म है कि यहाँ पर 1 का गुणात्मक तत्समक गुणधर्म दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर 1 का गुणात्मक तत्समक गुणधर्म दर्शाया गया है। यानी कि 1 का जो होता है वह गुणात्मक तत्समक गुणधर्म होता है। लेकिन जब हम दूसरे भाग में बात करते हैं, दूसरे भाग में लिखा है कि -13/17 गुणा -2/7, फिर यहाँ पर हमने लिखा -2/7 गुणा -13/17, यानी एक बार इसमें ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, यानी कि इसमें संख्याएं तो सेम है, केवल क्या अंतर है, इसमें गुणन में हमें इनका क्रम चेंज किया गया है। यानी कि यहाँ पर क्रम विनिमयता का गुणधर्म दर्शाया गया है। यानी ये कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमयता, यानी कि केवल गुणन में क्रम विनिमयता यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हमारा जो उत्तर होगा कि यहाँ पर क्रम विनिमयता का गुणधर्म दर्शाया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर देंगे। अब पहले प्रश्न का हम तीसरा भाग देखते हैं कि -19/29 और गुणा 29/-19 बराबर 1। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि -19/29 और गुणा संख्या इसको पलट दिया गया है, यानी इसको क्या कर दिया गया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया गया है, यानी इसका व्युत्क्रम हो गया है। और तो हमें बराबर में 19 कट जाएगा, 29 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि कौन सा गुणधर्म दर्शाया गया है, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म दर्शाया गया है। तो स्पष्टता आपने समझ लिया है
कि इसमें कौन सा गुणधर्म दर्शाया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म दर्शाया गया है। अब आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे दूसरे प्रश्न में बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से यानी गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो आप यहां पर समझें कि हमने आपको बताया था कि यहां पर देखो 1 2 3 1 2 3 तीन पूर्णांक दिए हैं और तीनों पूर्णांक समान हैं। यानी कि 1/3 यहाँ है तो 1/3 यहाँ, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 4/3 यहाँ, 4/3। यानी हमने आपको बताया था कि जब ए बी सी यानी ये इस प्रकार से होते हैं, या गुणन के रूप में आप इनको लिख लें, यहाँ पर चूंकि गुणा के रूप में दिए गए हैं, और जब यहाँ पर भी हम गुणा के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर मात्र केवल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपकी क्या की गई है, ग्रुपिंग की गई है। इस प्रकार से यह ग्रुपिंग की गई है। तो आप स्पष्टता समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कौन सा नियम लगाया गया है। ग्रुपिंग का काम हम कहाँ पर करते थे, साहचर्य नियम में करते थे, और एक किसके यहाँ पर गुणन के लिए कहा गया है। तो आप इसका उत्तर स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं दूसरे प्रश्न में जो दिया गया है कि इतने को जब हमने इतने के रूप में दर्शाया तो यहाँ पर परमेय संख्याओं के, चूंकि ये परमेय संख्याएं हैं, तो परमेय संख्याओं के साहचर्य गुणधर्म को दर्शाया गया है। यहाँ पर परमेय संख्याओं के साहचर्य गुणधर्म को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आपने इस दूसरे प्रश्न का हल समझा। अब अंत में हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में आपका जो अध्याय पूरा हो गया है, हमने इसमें क्या चर्चा की। तो आप देखते हैं कि परमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध हैं। देख रहे हैं ना, योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के लिए परमेय संख्याएं समृद्ध हैं। परमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमेय हैं और साहचर्य हैं। यानी केवल योग और गुणन में ही क्रम विनिमेय है और साहचर्य हैं। यानी कि आपके व्यवकलन और भाग के लिए ना तो क्रम विनिमेय है और ना ही साहचर्य है। फिर आगे हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में कि परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है, और परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या 1 गुणनात्मक तत्समक है। इसके बाद परमेय संख्याओं की वितरकता, परमेय संख्याएं ए बी सी के लिए जब हमें 3 संख्याएं दी जाएंगी परमेय संख्याएं, और जब हम उनकी वितरकता करेंगे तो 2 प्रकार से होगी। यानी योग, गुणन में योग के लिए और व्यवकलन के लिए। यानी a इंटू बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी, और a इंटू बी माइनस सी व्यवकलन के लिए तो ए बी माइनस ए सी। और इसका हम उल्टा भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब अंत में दिया है कि दी हुई 2 परमेय संख्याओं के मध्य अपरमेय संख्याएं होती हैं। यानी 2 परमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परमेय संख्याएं होती हैं। अगर हमें 2 परमेय संख्याएं दी जाएं तो उनके बीच में हम अपरिमित अर्थात अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात करने में माध्य की अवधारणा सहायक है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नए चैप्टर के साथ होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।